नासा रोग के नाम मैंने बोले थे, तुम लोगों को याद कर लेना। हाँ, चलो सिरोरोग स्टार्ट करते हैं। देखो वो सिरोरोग का निदान दिया है ना, सिरोरोग का निदान दिया हुआ है। श्लोक नंबर 118 देखोगे, सिरोरोग का निदान। इसमें क्या कह रहा है? भृशम अर्ति शूलम, है ना, भृशम अर्ति शूलम स्फुरति वातात पित्तात कफात, मतलब तीनों दोष है ना, सिरोरोग में तीनों दोष कुपित हो रहे हैं। फिर सेकंड लाइन में दिया हुआ है कि सर्वे स्त्री दोषम, यहाँ पे तीनों दोष प्रकोप हो रहे हैं। और टाइप्स में भी यहाँ पे टाइप्स की भी बात कर दी है, जैसा कि सूत्र स्थान में पढ़े हो। सिरोरोग वहां पे भी आया सूत्र स्थान में, सिरोरोग हृदय रोग दोनों सूत्र स्थान में आए हुए हैं। तो वहां पे भी सिरोरोग के टाइप्स बोले हैं, 5 टाइप्स होता है ना, और तीनों दोषों के प्रकोप से होता है। तो यहाँ पे भी वही हाल है ना, सिरोरोग का जो निदान होगा वो त्रिदोषज निदान होगा, और प्रकोपित क्या हो रहा है, तीनों दोषी प्रकोपित होंगे। साथ में देखोगे टाइप्स की भी बात यहाँ पे करते चले गए हैं। वातात पित्तात कफान सर्वे स्त्री दोषज और कृमि भीष्टु। तो सबसे पहले नाम याद करोगे, सिरोरोग कितने होते हैं? 5 होते हैं, है ना। क्या क्या नाम हो गए? वातस पित्तज कफज सन्निपातज और कृमिज सिरोरोग। वातस पित्तज कफज सन्निपातज और कृमिज सिरोरोग, ठीक है। कृमि सिरोरोग में देखोगे सबसे पहले क्या कह रहा है कि कृमि भीष्टु कंडू दौर्गंध्य तोड़। अगर कृमि है सिर में, है ना, जिसको हम कृमित सिरोरोग कह रहे हैं, तो कृमि क्या करेगी, जहां जहां वो मूव करेगा वहां पे क्या होगा, कंडू होगा, है ना, तोड़ होगा, और वहां पे क्या होगा, सिर में पेन होगा, है ना। कंडू तोड़, कृमि की वजह से सिर में कंडू भी होगा, तोड़ होगा। तो पेशेंट फील करता है कि मेरे सिर में ईचिंग हो रहा है, पेन हो रहा है, पर्टिकुलरली किसी एक प्लेस में नहीं होगा, कभी यहाँ कभी वहां, जैसे जैसे वो मूव करेंगे उसी के अकॉर्डिंग पेन भी मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे वायु कुपित हो रहा है तो अत्यधिक क्या हो रहा है, स्फुरति, स्फुरण हो रहा है ना, वायु की वजह से स्फुरण होगा। पित्त की वजह से दाह होगा, है ना। कफ की वजह से सिर में भारीपन, गुरुता। वायु की वजह से स्फुरण और सूल, पित्त की वजह से दाह, कफ की वजह से गुरुता होगी, है ना। तीनों दोषों के प्रकोप से क्या होगा, तीनों दोषों के कंबाइन लक्षण मिलेंगे। और जैसे ही कृमित सिरोरोग की बात करते हैं वहां पे कंडू तोद दौर्गंध्य, ये तीनों लक्षण मिलते हैं। तो एक एक शब्द है ना, याद कर लोगे। वायु में क्या आ रहा है, सूल हो रहा है, स्फुरण हो रहा है, पित्त में दाह है, कफ में गुरुता है। तीनों दोषों में तीनों दोषों के कंबाइंड लक्षण मिलेंगे। और क्रिमिज में क्या होगा, कंडू तोद दौर्गंध्य, ये थोड़ा याद रखोगे, है ना, कृमिज सिरोरोग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख लोगे कृमिज सिरोरोग 5 लिख लोगे, और नाम मेंशन कर लोगे, वातस पित्तज कफत सन्निपातज एंड एक क्या हो गया, कृमिज सिरोरोग, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, मुख रोग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मुख रोग, लोग में तो मुख रोग पढ़ा दिया गया होगा, निदान स्थान अगर खत्म हो गया है तो, है ना, निदान स्थान खत्म हो गया बच्चे सुश्रुत में। आकाश सर ने पढ़ाया। यस मैम। ओके, तब तो याद किए होगे, है ना। मुख रोग कितने होते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग, जल्दी से बताओगे। 63 63 या 64 65 या 65? 64 किसने बोला है? 64 मुख रोग किसने बोला है? मैम चरक ने, चरक ने बोला है, ठीक है, चरक और एग्जैक्टली। काश्यप। चरक ने 64 बोला है, सुश्रुत ने 65 बोला है। लिख लोगे, वहीं पे लिख लो, जल्दी से लिख लो। मुख रोग जहाँ पे डिस्क्रिप्शन आया है वहीं लिख लो, सुश्रुत मुख रोग। पहले लिखो मुख रोग, देन नीचे लिखो सुश्रुत, SU लिख लो, शॉर्ट फॉर्म में लिखा करो। सुश्रुत 65, सुश्रुत एंड भोज, भोज ने भी 65 ही बोले,
सुश्रुत एंड रोध 65। चरक लिखोगे 64/4। जब हम सूत्र स्थान पढ़ेंगे ना तो वहां पे जितने भी हमारे मुख रोग, नासा रोग, कर्ण रोग है ना, सब चरक ने 4 बोले हैं। तो 64 भी बोले हैं और ग्रॉसली 4 भी बोला है ना। तो 64/4 कर लोगे। बागभट लिख लो 75। सारंगधर 74। भाव प्रकाश एंड योग रत्नाकर 67। तो पहले 60s वाले याद कर लेना है ना। सुश्रुत ने 65 बोले हैं, चरक ने 64 बोले हैं, भाव प्रकाश एंड योग रत्नाकर ने 67 बोला है। देन 70s वाले याद कर लो कि ये बागभट ने 75 बोला है और सारंगधर ने 74 बोला है। पहले 60s वाले याद कर लो ताकि एक साथ 60s वाले तीनों याद हो जाए, एंड देन 70s वाले याद कर लो, 2 है ना, बागभट और सारंगधर 75 एंड 74। या सारंगधर और बागभट का सीक्वेंस याद रख सकते हो 74 75 करके, सारंगधर बागभट 74 75 ऐसे करके याद कर लो। अब देखोगे श्लोक नंबर 119 देखोगे, यहाँ पे मुख रोग का निदान, और यहाँ पे सबका अलग अलग निदान बोला है ना। वातज मुख रोग, पित्तज मुख रोग, कफज मुख रोग और सन्निपातज। मैंने बताया था कि ग्रॉसली 4 भाग में ही बांटा है ना। ग्रॉसली 4 टाइप्स बोले हैं और इसके बाद 64 भी बोले। उन 64 को इन्होंने चारों में ही कंबाइन बता दिया है, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। तो वातज के एज यूजुअल जो हमारे निदान होते हैं वही होंगे कि रुक्ष आहार विहार है ना, और लक्षण भी वातज जो कॉमन लक्षण है उसी से मिलते जुलते होंगे। देखोगे क्या कह रहे हैं श्लोक नंबर 119 में, मुखा में मारुतजे है ना, मतलब मुखज वातज मुख रोग के लक्षण क्या होते हैं, सोस, कार्स्य, रोक्षाणी। मतलब सोस होगा मुख में ड्राइनेस होने लगेगी, कर्कशता होने लगेगी, एंड रुक्षता है ना, ये तीनों लक्षण मिल रहे हैं। साथ में क्या होगा, रुजा होगी, वायु की वजह से रुजा होती है। देन कृष्ण अरुण निष्पतन, मुख का वर्ण कैसा हो जाएगा, कृष्ण और अरुण वर्ण का। यही अगर पित्तज होता तो वहां पे पीत और हरित वर्ण का हो जाता है ना, अगर कफ होता तो शुक्ल वर्ण का हो जाता। तो ये सारे कॉमन लक्षण है। देन इसके बाद क्या कह रहा है, प्रस्पंदन, श्रमसन, स्पंदन, तोद और भेद होता है ना। ये सब वात के लक्षण है, श्रमसन, स्पंदन, तोद और भेद है ना। क्या हो जाते हैं, मुख में श्रमसन होने लगता है, मतलब स्राव होने लगेगा। स्पंदन मतलब थोड़ी सी कभी कभी देखोगे दांत भी हिलने लगते हैं, मुख में ऐसा लगता है कि कंपन हो रही है, वो भी फील होने लगता है। और तोद का मतलब प्रिकिंग पेन होता है ना, तो पेन होने लगता है। देन पित्तज में देखोगे 120, पित्तज में एज यूजुअल सारे पित्त के लक्षण हैं। वर्ण में मैंने बताया था कि स्पेशली देखोगे पित्त में क्या कह रहा है, यहाँ पे पीत और हरित वर्ण ना बोल के शुक्ल और अरुण वर्ण बोल रहा है, शुक्ल और अरुण वर्ण। सॉरी, देखो सबसे पहले श्लोक में क्या कह रहा है कि पित्तात समूर्छा विविध रुजा है ना, पित्त की वजह से क्या होगा, विविध रुजा मतलब अनेक प्रकार की रुजा होगी। वर्णाश क्या होगा, शुक्ल और अरुण वर्ण वर्ज्य, मतलब शुक्ल और अरुण वर्ण को छोड़ के सारे रंग हो जाएंगे पित्तज मुख रोग में। मैंने गलत पढ़ लिया था, शुक्ल और अरुण वर्ण वर्ज्य है ना, मतलब शुक्ल और अरुण वर्ण को छोड़ के सभी रंग, सारे कलर पित्तज मुख रोग में अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से श्लोक पढ़ लोगे, नीचे अंडरलाइन कर लोगे। वर्ज्य लिखा हुआ है, वर्ज्य का मतलब एक्सेप्ट, शुक्ल और अरुण वर्ण को छोड़कर, एक्सेप्ट दिस 2 कलर है ना, वर्ज्य का मतलब ये होता है। देन कफज मुख रोग में देख लोगे उत्क्लेश मिल रहा है 1-1, श्लोक नंबर 1-1 देखोगे, उत्क्लेश को अंडरलाइन कर लोगे। कफज मुख रोग में उत्क्लेश हो रहा है ना। उत्क्लेश के बाद देखोगे मंद अनल, अग्नि मांदवी हो जा रही है कफज मुख रोग में है ना, तो उत्क्लेश और मंद अनल को अंडरलाइन कर लोगे।
बाकी सारे कॉमन लक्षण है। 1-2 देखोगे श्लोक नंबर 1-2। अब यहाँ पे सन्निपातस मुख रोग की बात की गई है ना। तो 1-2 की सेकेंड लाइन देखोगे क्या कह रहा है यहाँ पे, संस्थान दूसरे आकृति भेद। यहाँ पे तो 4 ही भेद का वर्णन आया है, लेकिन संस्थान दूसरे और आकृति के अनुसार चतुष्षष्टिवी विधा, मतलब 64 टाइप ऑफ मुख रोग होते हैं। यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि संस्थान दूसरे और आकृति के भेद, आकृति और नाम के अनुसार कितने भेद होते हैं, 64 भेद होते हैं। तो 64 को थोड़ा सा गोल गोल कर लोगे, अंडरलाइन कर लोगे, है ना, कि मुख रोग 4 और 64 दोनों ही आचार्य चरक ने बताए हैं। और भेद किसके बेसिस पे उन्होंने बताया है, भेद संस्थान दूसरे आकृति और नाम, ठीक है। तो ये 64 भेद बताए हैं। अब इसके बाद देखोगे नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, देखोगे यही विमर्श में नीचे आया हुआ है, सुश्रुत ने मुख रोग के संस्थान 7 माने हैं, है ना। पूछा जाता है कि मुख रोग के संस्थान कितने होते हैं, तो सुश्रुत ने तो 7 बताए हैं, है ना। तो सुश्रुत के 7 मुख रोग के संस्थान याद रखोगे। वाग्भट ने कितने बताए हैं बच्चे, मुख रोग के संस्थान वाग्भट ने कितने बताए, चाणक्य का पाठ हो रहे तुम लोग का, मुख रोग पढ़ा दिया गया है फिर भी नहीं याद किया, बताओ कितनी गलत बात है ये। हम्म हम लोग याद करते हैं, यहाँ पे तो संस्थान वर्ड दे दिया, पर जब मुख रोग पढ़ाया जाता है तो आयतन बोल के याद करते हैं। सुश्रुत ने कितने आयतन बोले हैं मुख रोग में, तो 7। बागभट का जल्दी से बताओ, बागभट का नहीं याद है तो ढूंढ के याद करके आओगे, नहीं याद है तो ढूंढ के याद करके आओगे, जाके सुश्रुत की बुक खोलोगे, निदान स्थान 16 चैप्टर। बागभट का 75 है। मुख रोग है ना, आयतन कितने होते हैं, आयतन 8 में 8 होते हैं, एग्जैक्टली यही तो मैं पूछ रही हूँ। एक एक्स्ट्रा आयतन, वो तो नंबर्स ऑफ मुख रोग हो गए, वाग्भट ने 75 बोले नंबर्स ऑफ मुख रोग, है ना। पर आयतन कितने होते हैं, सुश्रुत के 7 आयतन होते हैं और वाग्भट के 8 आयतन होते हैं, जिसको संस्थान वर्ड भी दिया गया है ना। अब उसके नाम याद करने होते हैं, देखोगे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सबसे बाहर से याद करो। सबसे बाहर क्या होता है, ओष्ठ होता है, फिर देख ठीक है, देन दंत होता है, दंत मूल होता है, जिह्वा होता है। इस तरीके से हम आयतन याद करते हैं, तो याद किया करो थोड़ा। चाणक्य वाला पार्ट ना एग्जाम के पर्पज से थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए क्योंकि उसमें नंबर्स बहुत ज्यादा है। नंबर्स के साथ साथ उतने नंबर्स के, मान लो अगर मुख रोग 64 है, तो सबसे पहले तो आपको सबके नंबर्स याद करने हैं। देन अब उस 64 मुख रोग को याद यही रखना है कि इनके लक्षण क्या होते हैं, कौन सा दोष होता है, डोमिनेंसी किस दोष की है, प्लस आपको ट्रीटमेंट याद करना है हर एक मुख रोग का, है ना। तो नंबर्स आपको ज्यादा मिलेंगे, इसलिए चाणक्य वाला पार्ट थोड़ा सा मतलब टफ नहीं है। मेमोराइज करने में थोड़ा सा कठिनाई इसलिए होती है कि नंबर्स बहुत हैं और उन सबके लक्षण याद करने होते हैं, और ऑलमोस्ट सब एक जैसे मिलते जुलते मिलेंगे। कभी लगेगा इसमें वात दोष है, कभी लगेगा नहीं पित्त है, ट्रीटमेंट भी ऑलमोस्ट सबके मिलते जुलते ही रहते हैं, है ना। तो थोड़ा सा चाणक्य को भी फोकस करके मेमोराइज करने की कोशिश करोगे। अब देखोगे श्लोक नंबर 1-4 अरुचि की बात की गई है। सबसे पहले अरुचि देखोगे, यहाँ पे भेद कितने होते हैं, है ना। अरुचि के भेद यहाँ पे कितने होते हैं, यहाँ पे भेद अभी लिखा नहीं है, डायरेक्टली वातस पित्तस करके निदान दे दिया है, तो लिख लोगे अरुचि के भेद कितने होते हैं। 5 भेद होते हैं, है ना। सूत्र स्थान 19 चैप्टर, वहां पे भी अरुचि के भेद, जहां पे सारे रोगों के भेद की बात की गई है, वहां पे भी अरुचि के भेद लिखे हुए 5 भेद होते हैं, 5। क्या क्या, वातस, पित्तज, कफस, सान्निपातज और द्वेष,
द्वेष का मतलब क्या हो गया, अरुचि होती मतलब एनोरेक्सिया, आपको किसी चीज को देख के होता है ना कि अगर कोई वेजिटेरियन है, ठीक है, उसने नॉनवेज देख लिया तो फिर उसको खाना खाने का मन नहीं करेगा, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो वो जो देख के हमारी इच्छा नहीं हो रही है खाने की, या फिर अगर किसी मरे हुए जानवर को देख लेना, देन खाने की इच्छा नहीं करती है 1-2 दिन तक, उसी को द्वेष जन्य अरुचि कहते हैं, है ना, द्वेष जन्य। या फिर कोई एक पर्टिकुलर फूड है ना, जो हम पसंद नहीं कर रहे हैं, जिसका टेस्ट हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसी को हम द्वेष जन्य अरुचि में इंक्लूड कर लेते हैं, है ना। तो पहले 200 के अनुसार वातज, पित्तज, कफज, सान्निपातज, एंड देन एक द्वेष जन्य अरुचि होता है। तो ये हमारे 5 भेद अरुचि के चरक सूत्र स्थान 19 चैप्टर में दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखोगे कितने भेद दिए हुए, यहाँ पे भी 5 ही भेद दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे द्वेष जन्य ना बोल के आगंतुज बोल दिया है। तो चिकित्सा 26 में लिख के याद करोगे, 4 प्लस आगंतुज, अरुचि 4 प्लस आगंतुज। है ना। तो सूत्र 5 में, सूत्र 19 में दिया हुआ है वातज, पित्तज, कफज, सान्निपातज और द्वेषजन्य, और चिकित्सा 26 में 4 प्लस आगंतुज मुख रोग, ठीक है। तो यहाँ पे 1 to 4 देखोगे श्लोक नंबर, वायु की वजह से क्या लक्षण मिलते हैं, वातज मुख रोग। सेकेंड लाइन देखोगे, वात की वजह से क्या होता है, मुख में दंत हर्ष होता है ना, दंत हर्ष। वात की वजह से देखोगे परिहृष्ट दंत बोल रहे हैं, श्लोक में परिहृष्ट दंत है, या फिर श्लोक में अंडरलाइन कर लो या तो हिंदी में देख लो, दंत हर्ष होता है। एंड कसाय वक्र, वक्र का मतलब मुख होता है ना, वक्र का मतलब मुख होता है, तो मुख का टेस्ट कैसा हो जाएगा, कसाय जैसा टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 चीजें याद करोगे। देन श्लोक नंबर 1 to 5 आ जाओ। 1 to 5 की फर्स्ट लाइन देखोगे, पित्तज मुख रोग, सॉरी पित्तज अरुचि में क्या कह रहा है, कटु अम्ल उष्ण वैरस्य, कटु अम्ल उष्ण वैरस्य पूति पित्तेन लवणम च वक्त्रम, लवणम च वक्त्रम को अंडरलाइन करोगे, मुख का टेस्ट कैसा हो जाएगा, सॉल्टी हो जाएगा, लवण का जैसा हो जाएगा, सॉल्टी हो जाएगा, है ना। तो लवणम च वक्त्रम याद रखोगे, पित्त में, पित्त की वजह से मुख का टेस्ट कैसा हो जाएगा, सॉल्टी जैसा हो जाएगा, है ना। कफ में देखोगे क्या कह रहा है, माधुर्य पैच्छिल्य गुरुत्व सैत्य विबद्ध संयुतम, विबद्ध संबंध युतम, मतलब मुख कैसा हो जाएगा, मुख का टेस्ट माधुर्य पैच्छिल्य ऐसा होगा। देन इसके बाद से क्या होगा, अरुचि की वजह से क्या होगा, यहाँ पे विबंध की बात की गई है, तो रोगी को विबंध हो जाता है, थोड़ा सा याद रखोगे इसको, जो थोड़ी चीजें अलग हटके हैं उनको जरूर याद रखा करो, विबंध की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वातज में कसाय वक्र, मुख का टेस्ट कसाय जैसा हो जाएगा। पित्तज में मुख का टेस्ट लवण जैसा, मतलब सॉल्टी हो जाएगा, है ना। कफज में थोड़ी सी स्वीटनेस टेस्ट मुंह में आने लगेगा, है ना, और विबंध जैसा हो जाता है पेशेंट को। देन इसके बाद देखोगे आगंतुज में क्या क्या हो रहा है, आगंतुज मतलब बाहर से कुछ भी हमने देख लिया, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि कोई फूड पर्टिकुलर देख के मन नहीं करना, या फिर किसी को देख के इच्छा ना करना खाने का, 1-2 दिन तक मन ही नहीं कर रहा है खाना खाने का, या फिर अगर बहुत गुस्सा, अगर घर में अगर गुस्सा हो जाते हो मम्मी से तो 2-3 दिन तक खाना नहीं खाते हो, है ना, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हो कि हम गुस्सा है, तो उसमें भी आ जाता है मानसिक, जितने भी आ जाते हैं शोक, क्रोध, है ना, ये सारे इंक्लूड करके हमने आगंतुज अरोचक बना लिया है। और आगंतुज अरोचक के लक्षण देखोगे, श्लोक नंबर 1 to 6 की सेकेंड लाइन देखोगे क्या कह रहे हैं, त्रिदोषज अरोचक में न एक रसम भवितु, श्लोक में लिखा हुआ है त्रिदोषजे न एक रसम भवितु, मतलब मुख का जो टेस्ट होता है वो कोई एक रस का पर्टिकुलरली नहीं रह जाता, है ना। न एक रसम भवेतु का मतलब कोई एक रस का नहीं हो जाता, जैसे पर्टिकुलरली अलग अलग टेस्ट का वर्ण
टेस्ट कब बोला गया है? वातज, पित्तज और कफज में, है ना। वातज में कसाय, पित्तज में लवण, कफज में माधुर्य। जबकि आगंतुज में क्या हो रहा है? न एक रसम, एक रस वाला नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, गृहिणी में, गृहिणी में कौन सी गृहिणी में सभी रसों को खाने की इच्छा होती है? कंबाइन ऑल द रसास। पेशेंट को ऐसा फील होता है कि मीठा भी खा ले, तीखा भी खा ले, थोड़ा नमकीन भी खा ले। जल्दी से बताओ। पढ़ते नहीं हो तुम लोग, मैंने तो पीडीएफ भी भेजा है फिर भी नहीं पढ़े हो। वातज ग्रहणी, सभी रसों को खाने की इच्छा होती है। जो वातज ग्रहणी के निदान और लक्षण दिए हुए हैं वहां पे ही है कि सभी रसों को खाने की इच्छा होती है। ठीक है। अब देखो कि कर्ण रोग की बात की गई है, तो कर्ण रोग भी मैंने बताया था, ये जितने भी सालक्य वाले पोर्शन है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सुश्रुत के होते हैं। यहाँ पे तो बस आ गया है तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सुश्रुत के ही हैं। ठीक है। तो कर्ण रोग, सबसे पहले नंबर्स याद करोगे, कर्ण रोग कितने होते हैं, है ना। चरक ने 4 बोले हैं, लिख लो यहीं पे। कर्ण रोग चरक के 4, सुश्रुत के 28, भाव प्रकाश योग रत्नाकर भी 28, वाग्भट 25 और सारंगधर 18। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। कर्ण रोग कितने होते हैं? चरक के 4, सुश्रुत के 28, भाव प्रकाश योग रत्नाकर 28, वाग्भट 25 एंड सारंगधर 18। ठीक है। सुश्रुत वाले थोड़े याद रखोगे, सुश्रुत के जितने भी नाम हैं कर्ण रोग वो याद रखोगे, इनके लक्षण आए हैं वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट, सुश्रुत से ही मेनली पूछा जाता है। कभी भी सालक्य के क्वेश्चन अगर बनते हैं, या तो आपके किसी भी एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो सालक्य के अगर क्वेश्चन बन रहे वो सुश्रुत के ही होते हैं। चरक से बहुत रेयर पूछा जाता है, पूछना भी होगा तो चरक के नंबर्स वगैरह पूछ लेते हैं, कितने प्रकार के चरक ने बोले हैं, है ना। पर लक्षण वक्षण हमेशा सुश्रुत से ही पूछा जाता है, इवन चिकित्सा भी सुश्रुत की इंक्लूड होती है इसमें। तो सुश्रुत का थोड़ा याद कर लोगे, यही विमर्श में आया हुआ है। अब देखोगे नेत्र रोग की बात की गई है, श्लोक नंबर 1 to 9 में नेत्र रोग। तो सबसे पहले यहाँ पे भी नंबर्स याद कर लो कि नेत्र रोग के भेद कितने होते हैं। तो चरक ने कितने भेद बोले हैं, लिख लो यहाँ पे 4। चरक ने 4 ग्रॉसली बांट दिया, वातस पित्तस कफस सान्निपातस करके, एंड 96, 4/96 दोनों ही भेद चरक ने बोले हैं। सुश्रुत ने 76, सुश्रुत 76। अब लिखोगे यहीं पे माधव, भाव प्रकाश और योग रत्नाकर, माधव ऑब्लिक भाव प्रकाश ऑब्लिक योग रत्नाकर, इन तीनों ने 78 बोला है। माधव, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, तीनों ने ही 78 बोले हैं नेत्र रोग। एंड देन वाग्भट एंड सारंगधर 94, वाग्भट एंड सारंगधर 94। ठीक है। तो पहले 70s वाले याद कर लो, 76 78 दो लोगों ने, 3 लोगों ने बोला है ना। सुश्रुत ने 76 बोला है,
भाव प्रकाश योग रत्नाकर का हर जगह एक ही होता है, कोई अलग नहीं है। भाव प्रकाश एंड योग रत्नाकर हमेशा साथ साथ चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिर माधव भी आ गए हैं, तो माधव, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर तीनों ने 78 बोल दिया है। तो पहले दो 70s वाले याद करोगे, फिर देखोगे बागभट्ट एंड सारंगर, इन दोनों ने 94 बोले हैं, चरक ने 96 बोले हैं, है ना, और 4 भी बोले। ग्रॉसली इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो कर्ण रोग भी आप सुश्रुत से ही ज्यादा अच्छे से याद करिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं श्लोक नंबर 132 एंड 133। 132 एंड 133 देखोगे, खालित्य रोग के बारे में। खालित्य, सबसे पहले खालित्य कहते किसको, मतलब खाली हो जाना। खालित्य का मतलब खाली हो जाना, ठीक है। खालित्य का मतलब खाली हो जाना, है ना। तो सिर के बाल, आजकल देख रहे होगे मैक्सिमम लोगों की कंप्लेन है कि हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है ना। और एक देखोगे, दो तरीके का पेशेंट मिलता है आपको। एक तो जो हेयर फॉल हो रहा है ग्रॉसली, हर जगह से बाल गिर रहे हैं, कभी सामने से हेयर फॉल हो रहा है, कभी बैक साइड से ज्यादा होगा, तो एक पैटर्न होता है, ठीक है। मेल का अलग पैटर्न, फीमेल का अलग पैटर्न। कुछ ऐसे भी केस होते हैं, दूसरा जो केस होता है कि एक जगह से पूरा एक पैच के जैसा खाली हो जाता है, राउंड राउंड बना होता है, ऐसा लगता है किसी ने बहुत ही साफली क्लीन कर दिया है, ठीक है। तो दो तरीके का हेयर फॉल का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। एक तो जो नॉर्मली बहुत कॉमन है, मैक्सिमम मिलता है। दूसरा जो एक जगह से पैचेज के जैसे हेयर फॉल हो जाते हैं, पैचेज के जगह से खाली हो जाता है। कभी कभी पूरा एकदम गोल गोल सा एक बना होता है, देखोगे पेशेंट मिलते हैं, बहुत ज्यादा पेशेंट मिल जाते हैं इसके भी। तो दो तरीके के केस मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, खालित्य। खालित्य का वर्णन सुश्रुत ने, याद रखोगे, खालित्य का वर्णन सुश्रुत ने क्षुद्र रोगों के अंदर में किया है ना। क्षुद्र रोगों का जहाँ वर्णन आया है, वहां पे खालित्य और पालित्य का वर्णन आया है। सुश्रुत ने क्षुद्र रोगों में खालित्य और पालित्य को इंक्लूड किया है, लिख लोगे ताकि चीजें याद रहे, सुश्रुत ने कहाँ वर्णन किया है। इसके बाद देखोगे क्या कह रहा है कि तेजो अनिलाद्य, मतलब वायु के साथ अन्य भी दोष मिल गए, है ना। आदि कर दिया मतलब अन्य भी दोष हो गए। केस भूमि दग्धवा, केस भूमि दग्धवा कुर्यात खलति नरस्य, मतलब क्या कह रहा है कि वात आदि दोष, तीनों दोष मिलके क्या कर रहे हैं, मनुष्य के जो केस भूमि है, मतलब सिर पे क्या कर रहे हैं, केस भूमि को जला दे रहे हैं और शीघ्र ही खालित्य रोग को उत्पन्न कर रहे हैं। श्लोक में कह रहा है कि केस भूमि दग्धवा, स्कैल्प को ऐसा लगता है जला दिया और फिर बाल गिर जा रहे हैं, ऐसा फील होता है, ठीक है। तो खालित्य एक तो होता है, सुश्रुत ने क्या बोला कि धीरे धीरे गिरना, और सिर के बाल के गिरना और शरीर के बाल के गिरना, इन तीनों को अलग अलग वहां पे विमर्श में जाके देखोगे, वाग्भट ने अलग बोला है, सुश्रुत ने अलग बोला है। सिर के बाल का गिरना खालित्य, शरीर के बाल का गिरना रुहिया, है ना। तो अलग अलग नाम वहां पे दिए गए हैं, एक बार वहां से जाके भी पढ़ लोगे। सुश्रुत सूत्र स्थान, आई थिंक कौन सा चैप्टर है, 13 या 14, क्षुद्र रोग। सुश्रुत निदान स्थान मुझे 13 लगता है मैम। 15 है ना। तो वहां पे क्षुद्र रोग में जाके देखोगे 13 मैम। 13, हाँ मैम। ठीक है। तो 13 में जाके देखोगे खालित्य वाला जो वर्णन आया, एक श्लोक आई है, उसी के बीच में विमर्श भी दिया हुआ है। तो विमर्श में बागभट्ट ने क्या बोला है, सुश्रुत ने क्या बोला है, अन्य लोगों ने भी क्या क्या बोला है, वहां पे सब कुछ दे रखा है। सिर के बाल का धीरे धीरे गिरना खालित्य कहला रहा है ना, शरीर के बाल का गिरना क्या कह रहे हैं, तो वहां पे नाम लिखा हुआ है, और उस नाम को लिख के सामने डैश दोगे और उसका मतलब याद कर लोगे, ठीक है। हाँ, वही मैं बता रही थी कि सिर के धीरे धीरे बाल का गिरना खालित्य कह रहा है,
एक साथ गिरना वो अलग नाम दे रहे हैं, तो वो सारा वहां पे मेंशन्ड है, उसको एक बार याद कर लोगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि केस भूमि दग्धवा, केस भूमि को जला के खालित्य रोग की उत्पत्ति हो रही है। और यहाँ पे दोष क्या है, तीनों दोष, तेजो अनिलादे, तो तीनों दोष की बात यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। तीनों दोष मिलके खालित्य रोग को उत्पन्न कर रहे हैं। सेकेंड लाइन देखोगे, पालित्य की बात की गई है। पालित्य यहाँ पे भी कह रहा है कि किंचित दग्धवा पालितानी कुर्यात हरि प्रभव सिरो रुहियाणाम, है ना। यहाँ पे भी तीनों दोषों की बात कर रहे हैं, वात आदि दोष, खालित्य में भी वात आदि दोष, पालित्य में भी वात आदि दोष, ठीक है। और लक्षण में क्या कह रहा है कि अल्प किंचित दग्धवा, किंचित दग्धवा का मतलब थोड़ा सा जला रहे हैं। खालित्य में क्या है, दग्धवा पूरा ही जला दे रहे हैं, और पालित्य में किंचित दग्धवा थोड़ा सा दग्ध हो रहा है, जिससे पालित्य रोग की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में ही त्रिदोष, वात आदि दोष, पालित्य में भी वात आदि दोष। इसके बाद देखोगे थर्ड लाइन, थर्ड लाइन देखोगे, पहले सेकंड लाइन में देख लो, कुर्यात हरि प्रभत्वम सिरोरुह्याणाम, एक हरि केस्ता बोल के हेडिंग आई है, इसी में हरि केस्ता कह रहा है कि यदि वायु के साथ पित्त मिल जाए और लोमकूपों के मूल में दाह उत्पन्न करे, है ना, लोमकूपों के मूल में दाह उत्पन्न करें, ठीक है। और अत्यधिक अल्प मात्रा में, मतलब क्या, देखो तीन चीजें कैटेगराइज कर दी गई हैं। खालित्य में सबसे ज्यादा दग्ध हो रहा है, पालित्य में उससे थोड़ा कम हो रहा है, और हरिकेशता सबसे कम हो रहा है, अत्यधिक कम हो रहा है। तो खालित्य में जो दग्ध हो रहा है वो सबसे ज्यादा है, पालित्य में जो दग्ध हो रहा है उससे थोड़ा कम है, और हरिकेशता में जो दग्ध हो रहा है वो सबसे अल्प मात्रा में हो रहा है। और इसी के बेसिस पे तीन थ्री टाइप में कैटेगराइज कर दिया गया है, खालित्य, पालित्य और हरिकेशता। और इसमें कोरिलेशन किया गया है कि हरित प्रभवम, जैसे मंकी के बाल हो जाते हैं हरित प्रभवम, वैसे ही क्या हो जाता है, बाल के कलर हो जाते हैं, है ना। मंकी के जिस प्रकार बाल होते हैं वैसे ही उसी के वर्ण का बाल का कलर हो जाता है। तो इसी के बेस पे दग्धवा, अति दग्धवा, किंचित दग्धवा और अति अल्प दग्धवा, इन तीनों के बेस पे खालित्य, पालित्य और हरिकेशता को कैटेगराइज किया है, ठीक है। अब देखोगे नेक्स्ट श्लोक नंबर 134। अब यहाँ से चिकित्सा शुरू हो जा रही है, ठीक है, यहाँ से चिकित्सा शुरू हो रही है। श्लोक नंबर 134 देखोगे, वातस पीनस रोग की चिकित्सा की बात की गई है। वातस पीनस रोग, है ना। देखोगे क्या कह रहा है, सेकेंड लाइन देखो, श्लोक नंबर 134 का सेकेंड लाइन कह रहा है कि पय उष्णम स्नेहिकम धूमि, वात से हुआ है इसलिए हमें यहाँ पे उष्ण चीजों का प्रयोग बोला है ना, उष्ण और स्निग्ध। तो गरम गरम दूध पिलाएंगे, पीनस रोग अगर हो जाए, वातज पीनस रोग, तो गरम गरम दूध पिलाएंगे, उष्ण पया मतलब दूध गरम होगा, एंड देन स्नेहिक धूमपान,
देवास्मिता, मेरे को होस्ट बनाओ ग्रुप में जाके, पार्टिसिपेंट्स में जाके मेरे को होस्ट बनाओ देवास्मिता। ओके ठीक है। तो हम लोग प्रतिश्राय की चिकित्सा स्टार्ट किए थे। प्रतिश्राय की चिकित्सा में क्या बोला था कि वायु से हो रहा है ना, तो वात में क्या होगा, कभी भी अगर वातज रोगों की चिकित्सा की बात कहीं पे भी किसी भी डिजीज में है तो देखोगे मेनली क्या दिया जाता है, जो हमारा चिकित्सा सूत्र होता है वात के केस में हमेशा स्निग्ध और उष्ण चीजें दी जाती हैं, है ना, क्योंकि वात के जो लक्षण होते हैं रुक्ष होता है, लघु होता है, शीत होता है, तो हमें उसके विपरीत चीजों को देना है। तो यहाँ पे भी वही कह रहा है कि अगर वातज पीनस रोग है तो हमें स्निग्ध और उष्ण चीजें देनी है। अब उसमें देना क्या है, ठीक है, वो हम डिसाइड करेंगे रोग के अनुसार। तो यहाँ पे पीनस रोग है तो हमें उष्ण दुग्ध देना है, ठीक है, और क्या देना है, स्नेहिक धूमपान। स्नेहिक धूमपान। बच्चे धूमपान कितने प्रकार के होते हैं, भेद कितने होते हैं धूमपान के? जल्दी जल्दी आंसर करोगे। धूमपान के भेद 3 मैम टाइप। 3 क्या क्या होते हैं? प्रायोगिक, वही स्नायिक, करेंगे करेचिक। प्रायोगिक, स्नेहिक और वैरेचनिक, ठीक है। सुश्रुत ने कितने भेद बोले हैं धूमपान के? 4 मैम। नहीं 4 नहीं हो, 5 5 होते हैं, है ना। सुश्रुत ने 5 भेद बोले हैं। क्या क्या? प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरेचनिक। 2 एक्स्ट्रा बोले हैं, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो। प्रायोगिक, स्नेहिक, हाँ काशग्नोर, वमनीय। वमनीय। काशग्नोर, वमनीय। प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरेचनिक, काशग्नोर, वमनीय, ठीक है। तो धूमपान के 3 भेद चरक ने बोले हैं, प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरेचनिक। सुश्रुत ने बोले हैं प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरेचनिक, काशग्न और वमनीय, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्नेहिक धूमपान कराना है, मतलब कुछ भी जो हम मटेरियल यूज करेंगे जिसका हम धूमपान कराएंगे पेशेंट को, उसमें स्निग्ध चीजें मिलानी है। तो स्निग्ध में बेस्ट क्या बोला गया है, घी बोला गया है ना। तो हम घी को मिला सकते हैं, ठीक है, घी को मिला सकते हैं। तो वहां पे स्नेहिक धूमपान। देखोगे नेक्स्ट कुछ नाम भी लिखे हुए हैं, सताहवादी धूमवर्ती, ठीक है, सताहवादी धूमवर्ती, बस नाम याद कर लोगे। इसके बाद देखोगे श्लोक नंबर 136, नव प्रतिश्याय की बात कर रहे हैं, है ना, नव प्रतिश्याय। तो जो नूतन प्रतिश्याय है या जो नव प्रतिश्याय है वहां पे हमें चिकित्सा क्या करनी है, यहाँ पे भी उष्ण चिकित्सा ही करेंगे। सघृत सत्तु कृत्वा मल्लक संपुटे, सघृत सत्तु कृत्वा मल्लक संपुटे नव प्रतिश्याय वता धूमम वैद्य प्रयोजय। मतलब जो हम धूमपान पेशेंट को कराएंगे नूतन प्रतिश्याय में, उसमें कह रहा है कि जौ की सत्तू लेना है। जौ की सत्तू, सत्तू का मतलब सत्तू होता है, पता होगा, दाल का पीस के पाउडर फॉर्म में जो बनाते हैं उसी को सत्तू कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे तो वो तो चने का हो गया, ये जौ का सत्तू, उसमें घी मिला देना है, सघृत कह रहा है, उसमें घी मिला देंगे एंड देन फिर पेशेंट को नव प्रतिश्याय में हम धूमपान के लिए देंगे, ठीक है। इसके बाद देखोगे श्लोक नंबर 137, फर्स्ट हाफ देखोगे, श्लोक नंबर 137 का फर्स्ट हाफ कह रहा है शंख मूर्धा ललाट, शंख मूर्धा ललाट अर्तो पाणी स्वेदनम उपनाह। अगर प्रतिश्याय में शंख मूर्धा और ललाट में वेदना हो रही है ना, तो पाणी स्वेदन, पाणी स्वेदन का मतलब, पानी का मतलब होता है हाथ, हाथ को हम क्या करेंगे, थोड़ा हीट से, हीट के पास ले जाएंगे, आग के पास ले जाएंगे और हाथ को सेकेंगे और फिर अपने हाथ से क्या करेंगे, सिर पे सेक देंगे। जैसे हम ठंड में हाथ सेकते हैं वैसे ही क्या करेंगे, जो भी हमारा आग वाग जला के हाथ को उस पे सेकेंगे, गर्म कर लेंगे एंड देन पहाड़ी स्वेदन, मतलब हाथ से फिर हम सिर के स्वेदन करेंगे शंख मूर्धा और ललाट वाले प्रदेश में। तो पहाड़ी स्वेदन की बात यहाँ पे की गई है। देन उपनाह,
उपनाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो याद रखोगे प्रतिश्याय में पाणी स्वेदन बोला गया है। अब इसके बाद देखोगे नस्य। नस्य के लिए क्या प्रयोग करेंगे? प्रतिश्याय में नस्य के लिए हेडिंग आई है नस्य, श्लोक नंबर आई थिंक इट्स 139 या 140 श्लोक नंबर होगा, देख लोगे, हिंदी में लिखा होगा। 140 नंबर है श्लोक, 139 और 140 नस्य का प्रयोग बोला है, ठीक है। हिंदी में देखोगे लिखा हुआ है कि नस्य के लिए अनुतैल का प्रयोग किया जा रहा है। नस्य के लिए अणुतैल का प्रयोग, एक हेडिंग आई है नस्यार्थ अणुतैल, ठीक है। अणुतैल बनाने की विधि बताई गई है सूत्र स्थान में। अणुतैल बनाने की विधि उसमें क्या होता है, जब तेल को पका लेते हैं, लास्ट में जब बच जाता है क्वाथ को तेल के साथ जब बना के सब कुछ मिक्स कर लेते हैं, तो लास्ट में क्या होता है, अजा दुग्ध मिलाते हैं, है ना। वही लिखा हुआ है कि अजा दुग्ध में तिल के तेल से भावना देते हैं और फिर उसको पकाते हैं, ठीक है। जब सूत्र स्थान पढ़ाया जाएगा ना तो उसमें डिटेल बताया जाएगा कि अणुतैल कैसे बनाते हैं, वहां पे फिर मात्रा भी बोली गई है। तो बस अभी याद रखो कि नस्य प्रतिश्याय में नस्य के लिए अणुतैल की बात की गई है ना, अणुतैल का वर्णन आया है। यहाँ पे भी बताया है विधि, पूरी विधि यहाँ पे भी बताइए, देख लोगे, एक बार पढ़ लोगे, है ना। 10 बार पकाते हैं और लास्ट में जब 10वीं बार जब पकाना होता है तो उसमें अजा दुग्ध मिलाते हैं, फिर कितनी क्वाथ लेंगे, फिर उसकी मात्रा कितनी होती है, सब कुछ बताया हुआ है, एक बार पढ़ लोगे इसको, अणुतैल बनाने की विधि, है ना। अब मेनली कहाँ पे लिखा हुआ है, देखोगे लास्ट में लिखा हुआ है कि इस तेल का प्रयोग वातज प्रतिश्याय में नस्य के लिए करना चाहिए, ठीक है। तो वातज प्रतिश्याय में नस्य के लिए अणुतैल की बात की गई है, याद रखोगे थोड़ा सा इसको। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखोगे श्लोक नंबर 144 देखोगे श्लोक नंबर, पित्तज प्रतिश्याय आया है यहाँ पे, है ना। पित्तज प्रतिश्याय, पित्तज प्रतिश्याय में क्या प्रयोग किया गया, देखोगे लिखा हुआ है श्लोक में श्रृंगवेर श्रित पया। श्रृंगवेर श्रित पया मतलब घर में भी देखोगे ये बहुत ही कॉमन होम रेमेडी है। जब किसी को बहुत तेज सर्दी जुकाम लगता है तो पहले क्या करते हैं मम्मी लोग, अदरक को घी में फ्राई करके और थोड़ा सा गुड़ के साथ दे देते थे खाने के लिए, है ना। बचपन में अगर सर्दी वर्दी लग जाता था तो ये मम्मी लोग बना के दे देते थे। तो ये होम रेमेडी बहुत फेमस है, हो सकता है किसी ने उनको यहीं से बता दिया हो, उन लोगों को पता है, तो हमें भी जानना चाहिए ना, ऑथेंटिसिटी यहाँ से प्रूव हो जाती है। अदरक को बोल रहे श्रृंगवेर श्रित पया, या तो हम श्रृंगवेर का मतलब अदरक को घी में फ्राई करके उसको खाने के लिए दे सकते हैं, या तो दूध के साथ पका के दे सकते हैं, है ना। दूध के साथ पका के दे सकते हैं। और लास्ट में क्या कह रहा है कि पाचनार्थ पिवेत पक्के काया मूर्ध विरेचनम, जब 200 का पाचन हो जाए, है ना, अदरक से 200 का जब पाचन हो जाता है तो लास्ट में वैरेचनिक नस्य, वातज में स्नेहिक नस्य, पित्तज में बैरेचनिक नस्य, ठीक है। मूर्ध विरेचन का मतलब नस्य हो गया, है ना। तो यहाँ पे पित्त में देखोगे, देन इसके बाद देखोगे श्लोक नंबर 149 देखोगे, कफज प्रतिश्याय की बात की गई है। सेकेंड आप देखोगे कफज प्रतिश्याय में क्या करे, स्वेदन सेक पाकार्थ, 200 को पकाने के लिए हम स्वेदन करेंगे और सेक करेंगे, ठीक है। स्वेदन सेकाश्च पाकार्थ लिखते सिरसी सर्पिसा, किसका लेप लगाएंगे, सिर में घी का लेप लगाने की बात की गई है। कफज प्रतिश्याय में सिर में घी का लेप बोला है, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे एक नस्य की बात की गई, मना शिलादि चूर्ण का नस्य देंगे, क्योंकि कफ है ना, कफ को भी बाहर निकालना है, तो यहाँ पे भी बैरेचनिक नस्य,
कफ को बाहर निकालने के लिए जितनी भी औषधियां यहाँ पे प्रयोग की गई हैं, श्लोक नंबर 152 देखोगे, जितनी भी औषधियां यहाँ पे मिलाई गई हैं, मनसिलादि चूर्ण नस्य, सब तीक्ष्ण औषधि है। सुंठी, पिप्पली, मरीच, हींग, गुग्गुल, ये सारे तीक्ष्ण द्रव्य हैं। तो कफज में भी तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग, यानी यहाँ पे भी दोषों को बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग किया गया है ना। और यहाँ पे चूर्ण का नस्य दे रहा है, चूर्ण का नस्य। देन इसके बाद देखोगे नेक्स्ट, दुष्ट पीनस की चिकित्सा, ये श्लोक नंबर 157 देखोगे, श्लोक नंबर 157 दुष्ट पीनस की बात की गई है ना। सबसे पहले देखोगे श्लोक में क्या कह रहा है, सर्वजित पीनसे दुष्टे, सर्वजित पीनसे दुष्टे कार्यम सोफे च सोफजित, मतलब दुष्ट पीनस में त्रिदोष नाशक चिकित्सा करनी है, दुष्ट पीनस में त्रिदोष नाशक चिकित्सा करनी है। और क्या कह रहा है, अगर नाक में सोथ हो गया हो, सोफे च सोफजित, अगर सोफ हो गया हो तो हम सोफ नाशक चिकित्सा करेंगे, ठीक है। देन कह रहा है कि क्षारो अर्बुद अधिमांस, अगर अर्बुद और अधिमांस हो गया है तो हमें क्षार का प्रयोग करना है, ठीक है। क्रिया से च वेच्यम च, मतलब बाकी जिनकी चिकित्सा नहीं बताई गई है उनको उस दोष के अकॉर्डिंग हम चिकित्सा कर लेंगे। तो दुष्ट पीनस की चिकित्सा सूत्र याद रखोगे, सबसे पहले त्रिदोष नाशक चिकित्सा करेंगे, अगर सोफ है तो सोफ नाशक चिकित्सा करेंगे, ठीक है। अगर अर्बुद है और अधिमांस है तो क्षार की चिकित्सा या क्षार का प्रयोग यहाँ पे करने की बात की गई है, ठीक है। अब इसके बाद देखोगे श्लोक नंबर 158 वातज शिरोरोग, अगेन वात है, शिरोरोग है, तो यहाँ पे भी स्नेहिक और उष्ण चीजों का ही प्रयोग करना है। तो देखोगे कह रहा है कि वातिके शिरसो रोगे स्नेहान स्वेदान सनावनान, मतलब पहले स्नेहन करना है, फिर स्वेदन करना है और फिर नस्य का प्रयोग करना है। वातज शिरोरोग में स्नेहन करना है, स्वेदन करना है और फिर नस्य का प्रयोग करना है, ठीक है। देन इसके बाद सेकेंड हाफ में कहता है उपनाह, उपनाह का भी प्रयोग करना है। तो वातज शिरोरोग में स्नेहन, स्वेदन, नस्य और उपनाह, चार चीजें याद रखोगे, ठीक है। एक दो तेल के नाम आए, इनको बस याद कर लो, रासनादी तेल है, बलादी तेल है, यहाँ पे भी आया है इन सारे तेल, पूछता नहीं है, इतना पूछेगा नहीं डिटेल में, पर फिर भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है मायूर घृत, याद रखोगे मायूर घृत, शिरोरोगों में मायूर घृत का वर्णन आया है ना, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करोगे मायूर घृत को। इसमें क्या मिलाया है, श्लोक नंबर 163 की सेकेंड हाफ देखोगे, मायूर का कुछ पार्ट, जैसे पक्ष, पक्ष के साथ पित्त, आंत्र, सकृत, है ना, तुंडास्थि, ये सारी चीजें मिलाई गई हैं, इसलिए इसका नाम मायूर घृत रख दिया है। श्लोक नंबर 165 में देखोगे इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसकी रोगाधिकार या फिर इसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स की बात की गई है, कहाँ कहाँ पे प्रयोग करेंगे, लिखा हुआ है कर्ण अक्षी नासा, कर्ण अक्षी नासा, जिह्वा तालु आस्य गल रोग, मतलब हर जगह हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, हर जगह हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। पर अगर रोगाधिकार पूछता है तो शिरोरोग, है ना, अगर रोगाधिकार पूछता है मायूर घृत का तो शिरोरोग बताओगे, पर थेरेप्यूटिक इंडेक्स में जितनी भी ऊर्ध्व जत्रुगत रोग हैं हर जगह मायूर घृत का प्रयोग किया जा सकता है ना। लिखा भी हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है कि मायूर घृत के नाम से प्रसिद्ध घृत, जत्रु के ऊपर होने वाले ऊर्ध्व जत्रुगत सारे रोगों के लिए मायूर घृत बोला गया है, ठीक है। सेकंड आइए देखोगे, एक बड़ा सा श्लोक आया है महामायूर घृत, महामायूर घृत, श्लोक नंबर 173 एंड 174 देखोगे, महामायूर घृत में ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों के लिए तो दे ही रहे हैं,
साथ में देखोगे 173 में क्या कह रहा है, श्लोक नंबर 173 में क्या कह रहा है, बाहर है, योनि शुक्र दोष, योनि अश्रिक शुक्र दोष, है ना, महामायूर घृत का प्रयोग ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों के साथ साथ और अलग जगह भी बताई गई है, जैसे योनि अश्रिक शुक्र दोष, बंध्या सुत प्रदम, है ना, जितने भी योनि दोष हैं, रक्त दोष यानी अश्रिक दोष या शुक्र दोष, इनके साथ साथ बंध्या सुत प्रदम मतलब बंध्या में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऋतु स्नाता 174 देखोगे, ऋतु स्नाता तथा नारी पित्वा पुत्रम प्रसूयते ना, ऋतु स्नान करने के बाद अगर कोई नारी इसका पान करती है तो कह रहा है पुत्रम प्रसूयते, पुत्र की प्राप्ति होती है। और इस घृत को लिखा किसने, आत्रे पूजितम, आत्रे ने इस घृत का वर्णन किया है। ठीक है, अब देखोगे कुछ चीजें आई हैं, जैसे प्रदेह का वर्णन आया है ना, तो चंदनादि प्रदेह पित्तज सिर रोग के लिए, चंदनादि प्रदेह जो है वो पित्तज सिर रोगों के लिए आया है। श्लोक नंबर 177, चंदनादि प्रदेह पित्तज सिर रोगों के लिए। श्लोक नंबर 180 देखोगे, कफत सिर रोग की बात की गई है, कफत सिर रोग, कफत सिर रोग में क्या करेंगे, श्लोक नंबर 180 देखोगे, स्वेदन धूम नस्य प्रदमनादिपि, कफजे स्वेदितम धूम नस्य प्रदमनादिपि शुद्धम प्रलेप अन्य कफग्ने समुपाचरित, मतलब कफत सिर रोग में सबसे पहले स्वेदन करेंगे, धूम नस्य प्रदमन सबका उपयोग यहाँ पे करना है, प्रलेप भी लगाना है यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड हाफ में क्या कह रहा है, पुराण घृत, पुराण सर्पी पान यहाँ पे करना है। कफत सिर रोग में याद रखोगे पुराण सर्पी की बात की गई है। ठीक है, कफत सिर रोग में पुराण घृत का पान कराया है। ठीक है, स्पेसिफिक जो है उसको जरूर याद रखोगे, कफत सिर रोगों में पुराण घृत की बात की गई है। धूम नस्य प्रधमन इन सभी के साथ पुराण सर्पी की बात कफत सिर रोग में की गई है। श्लोक नंबर 182 देखोगे, एक फॉर्मुलेशन आई है, एरंडादि धूमवर्ती, एरंडादि धूमवर्ती, एक दो नाम याद रखोगे, है ना। अब सन्निपातज में क्या है, सन्निपातज में सबका मिला के चिकित्सा करना होगा। ठीक है, श्लोक नंबर 183 देखोगे, सन्निपातज में सर्वभावा, सन्निपात भवे कार्य, सन्निपात मतलब सन्निपातज में सबका मिला के मिक्सचर ट्रीटमेंट करेंगे। एंड देन सेकेंड हाफ में क्या कह रहा है, सेकेंड हाफ अंडरलाइन कर लोगे, कृमिजे चैव कर्तव्यम तीक्ष्ण मूर्ध विरेचनम, तीक्ष्ण मूर्ध विरेचनम, कृमित सिर रोग में तीक्ष्ण नस्य का प्रयोग देंगे, तभी तो कृमि को बाहर निकालने में हेल्प होगी, है ना। कृमित सिर रोग में तीक्ष्ण नस्य का प्रयोग किया गया है। कृमित सिर रोग में तीक्ष्ण नस्य, तीक्ष्ण मूर्ध विरेचनम। ठीक है, तो यहाँ तक याद रखोगे, थोड़ा बहुत लेंदी है ये चैप्टर, थोड़ा टाइम लगेगा तुम लोगों को भी याद करने में, तो पहली बार तो सिर्फ रीड कर लेना, पहली बार जब पढ़ोगे तो रीड करो सारी चीजों को अलग अलग करके, पहले पीनस पढ़ लो या कुछ खालित्य याद कर लो, है ना, कभी नासा रोग याद कर लो, कभी मुख रोग याद कर लो, तो पहले और दूसरी बार में जब रीडिंग दोगे ना, फिर क्या होगा, चीजें फैमिलियर हो जाएंगी, देन उसके बाद थर्ड टाइम जब पढ़ोगे तो अपने आप सब याद हो जाएगा। तो थोड़ा पेशेंस रख के इस चैप्टर को पढ़ोगे, थोड़ा सा लेंदी है ना। और जितने भी चाणक्य वाले पार्ट में बार बार बोल रही हूँ, चरक का बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, सिर्फ नंबर्स पूछे जाते हैं, दोष पूछ लेता है कभी कभी, मेनली सुश्रुत का इंपॉर्टेंट होता है, नासा रोग के जितने लक्षण हो गए, मुख रोग के जितने लक्षण हो गए, कर्ण रोग के जितने हो गए, है ना, या फिर नेत्र रोग के जितने हो गए, ये सारे मेनली सुश्रुत के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक याद रखोगे।
आज भी लग रहा है खत्म नहीं हो पाया है ना, कुछ चीजें रह गई, हो जाएगा, कल तक खत्म हो जाएगा, है अभी भी है कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन ही बचे हैं, बाकी मैक्सिमम चीजें तो हमने कवर कर लिया। तो इस चैप्टर को पेशेंस रख के पूरा 1-2 दिन निकालोगे पहले रीड करने के लिए, ठीक है। बच्चे कोई डाउट हो तो पूछ लो, आज इतना ही रहने देते हैं। अगर शाम में तुम लोगों का क्लास शेड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं हुआ तो मैं शाम को भी क्लास रख लूंगी ताकि ये चैप्टर आज ही खत्म हो जाए, है ना। अगर कोई क्लास का शेड्यूल बहुत हेक्टिक नहीं हुआ, मैं पहले पूछ लूंगी कि कभी कभी हमारी क्लास की टाइमिंग और आकाश सर की क्लास की टाइमिंग क्लैश हो जाती है, तो मैं पहले पूछ लेती हूँ सर से, मनोज सर से, कि किसी की टाइमिंग तो नहीं है। तुम लोग को पता है शाम को कितने बजे क्लास है? 5। अगर कंफर्मेशन आ जाती है कि 5 में है तो फिर मैं उसके बाद रख लूंगी या उसके पहले, ठीक है। उसके पहले तो थोड़ा मुश्किल है, उसके बाद में। और अगर नहीं होता है, इन केस अगर नहीं होता है क्लास आकाश सर की, तो मैं ले लूंगी 5 से, ठीक है, ताकि ये चैप्टर आज ही खत्म हो जाए। चलो आज इतना ही रहने देते हैं।